नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ भारती। आज की सच्चाई में आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं जो बचपन से लेकर के और अभी तक हमारी इनकी कनेक्शन चल रही है। तो मैं इनकी परिचय आपको इनके थ्रू करवाऊंगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो है। मैं मधुबनी जिला से ही हूँ। सिपाहीगिरी गांव मेरा घर है, बदनिया प्रखंड में। हम दोनों का प्रारंभिक शिक्षा साथ में ही हुई थी। जैसे कि प्राइमरी स्कूल से हम लोग पढ़े हुए, फिर मिडिल स्कूल की, फिर हाई स्कूल की। उसके बाद 10+2 में हम लोग कोचिंग साथ में किए थे। फिर ग्रेजुएशन में इनका सब्जेक्ट अलग हो गया, मेरा सब्जेक्ट अलग हो गया। तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएंगे, जो एजुकेशन की क्या जो है आपकी सफ़र रही। 10th तो मेरा यहीं बिहार बोर्ड से ही हुआ था, स्टेट बोर्ड्स के थ्रू। लेकिन बाहर पढ़े थे, बस बोर्ड्स ये था। 2013 में मैंने 10th दिया, फिर 15 में 12th। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी था, मैथ भी था। और उसके बाद पटना चले गए, फिर कोटा भी गए, तो मेडिकल की भी तैयारी करी। मेडिकल के साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन भी करी थी। तो ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था और बॉटनी जूलॉजी सब्सिडरी पेपर था। फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद मास्टर्स केमिस्ट्री में करने का बीएड भी किया, एमबीए भी किया। 2021 से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हैं। तो अभी तक हम 2 बार अटेम्प्ट दिए हुए हैं। फिर यूपीएससी जर्नी के दौरान ही मुझे वहाँ पता चला कि जुडिशरी भी होता है, लॉ। तो मन बना कि लॉ कर लेते हैं। तो फिर लॉ का एंट्रेंस दिया। तो लॉ 2 तरह से होता है। एक होता है इंटर बेस पे, जो BA LLB होता है। एक ग्रेजुएशन बेस होता है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, CUET PG के थ्रू होता है। तो मैंने CUET PG का पेपर दिया, पेपर में क्वालिफाई किया। अभी मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक कैंपस आता है, जो मेन कैंपस है, कैंपस लॉ सेंटर, CLC उसको बोलते हैं, वही इनरोल हूँ। साथ ही साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन भी चल रहा है, जुडिशरी भी चल रहा है। तो अभी का तो यही है बस। प्रदीप जी, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जो आपने अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टाइप की एजुकेशन लिया, तो आपने इतना एजुकेशन में बदलाव क्यों किया? देखिए, बदलाव करने का कोई पहले से कोई एक ये नहीं था कि फिक्स था कि यही करना है। जैसे एक होता है ना कि हमको यहाँ से मधुबनी जाना है, तो मधुबनी जाना है तो पहले हम जहाँ जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें मिला वैसे वैसे करते गए। फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी मतलब 10th, मेरे पापा 10th पास आउट है और इंटरमीडिएट मेरे घर में कोई नहीं किए हैं। तो 10th तो हम भी कर लिए, अच्छे से कर लिए, मधुबनी में रह के किए थे। फिर इंटरमीडिएट में आजू बाजू वाले किसी से जो मिला, जहाँ से जो मिला वहाँ किए, इंटरमीडिएट किए। उसी तरह से आगे बढ़ते गए, ग्रेजुएशन भी किए, मास्टर्स किए। फिर कुछ लोगों को देखे बीएड कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। एक लाइन में अगर समराइज हम कर दे तो बोल सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो स्टार्टिंग से एक्सपोजर ना होने के कारण ही इतना मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें मुझे मिला। और इसका मुझे गर्व है कि चलो अच्छा ही था कि नहीं था एक्सपोजर, कि रास्ता ढूंढते 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 बहुत सारा रास्ता ढूंढ लिया। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है, न मिलने की संभावना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो आपने अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन और उसके अलावा जो एकेडमिक एजुकेशन, दोनों आपने पूर्ण रूप से किया। और हमारी मुलाकात पीजी के दौरान हुई थी, जब आरके कॉलेज हमारा पीजी चल रहा था। फिर उस समय मुझे पता चला जो आप एक कॉरपोरेट सेक्टर के थ्रू आपकी जॉब भी चल रही थी, बहुत अच्छी। वो कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब नहीं थी। ओके। वो जॉब फुल फ्लेज्ड जॉब ही थी। इग्नू में मैं था उस टाइम, 2 साल मैंने जॉब भी करी। उसके बाद जॉब में देखा कि स्कोप मुझे नहीं ठीक लगा। ठीक इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ मतलब सीमित जीवन दिख रहा था। सीमित जीवन दिख रहा था। जैसे एक टीचर्स का जीवन होता है कि टीचर्स वहीं के वहीं रह जाते हैं और उसके बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये 10 to 4 का जॉब था, फुल डे था। तो मुझे पढ़ने में रुचि थी, तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ के मैं यूपीएससी मतलब प्रिपरेशन में स्टार्ट किया। और सर, आपसे हमारी सवाल जो बनती है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, या आपने जो बताया, जो आपने एमबीए प्रबंधन में भी आपने एजुकेशन लिया। हाँ, एमबीए में मेरा डुअल स्पेशलाइजेशन है।
ओके। मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। एमबीए पहले होता था कि सिंगल स्पेशलाइजेशन होता था। अब जब हम पहले क्या होता था वो ज़्यादा आइडिया हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। हम बस इतना बता सकते हैं कि मेरा डुअल स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। मार्केटिंग है और फाइनेंस है। ओके। तो हम एमबीए अभी मेरा 3rd 4th सेमेस्टर है। ऑनलाइन प्रोग्राम है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि क्लासेस चलती रहती है यूनिवर्सिटी में, हम कहीं से भी कर सकते हैं उस तरह की। अभी मुख्य रूप से मुझे जो देखने को मिला, जो आपने आजकल न्यायिक पद्धति के थ्रू जो आपने न्याय प्रणाली की अभी स्टडी में आप करंटली मौजूद हैं या न्याय व्यवस्था से आप जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा जो ताकि हमारा आम पब्लिक हर एक व्यक्ति तक ये सूचना पहुँच जाए जो न्याय नाम का शब्द होता क्या है और न्याय प्रणाली की जो मुख्य समस्या है आजकल समाज को झेलना पड़ रहा है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल अभी जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी। ओके। हम थोड़ा सा ये बता देते हैं, जो हम लोगों का जो कम्युनिटी है ना, वहाँ लोग रूल रेगुलेशन या लॉ का मतलब समझते हैं कि डर, कि लॉ में चले जाएंगे तो डर जाएंगे, रूल रेगुलेशन में चलेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। लॉ हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनी हुई है। अगर हम कानून के दायरे में रह के काम करें, जो नियम है गवर्नमेंट की, जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें, लॉ के अंडर में काम करें या लॉ के हिसाब से काम करें, तो प्रॉफिट मतलब सिटीजन को ही होता है, आम नागरिक को ही होता है। तो लॉ कोई भयावह चीज़ नहीं है कि बहुत भारी भरकम बना के, मतलब जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में मतलब अभी हम गांव आए हुए हैं, तो गांव में लोगों को जब कोई इश्यूज आती है या कहीं ऑफेंस होता है तो वो लोग मतलब नहीं शॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि हम लॉ के अंदर में शॉर्ट आउट करें। वो लोग चाहते हैं कि हम दब के ही नीचे ही अपना कर ले जैसे तैसे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप नियम के हिसाब से चलोगे तो फायदा आप ही को मिलेगा। कानून के प्रति लोगों का जो डर बना हुआ है, जो माइंडसेट बनी हुई है हमारे सोसाइटी में पहले से भी, जो अगर नोटिस के थ्रू अगर आपको थाना बुलाया जा रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए जो सर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तो पुलिस और कोर्ट का मतलब लोग सब समझता है कि परेशान हो रहे हैं, और होते भी हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है जी। पुलिस या लॉयर हमें जो बोल देती है वही हम मान लेते हैं, अपना दिमाग कम लगाते हैं। जबकि आदमी, हम लोगों को ये होना चाहिए कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जहाँ जहाँ जिस नियम का ज़रूरत है, जिस लॉ को का नीड है, उस लॉ को खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए किसी का ज़मीन का विवाद है, किसी का क्रिमिनल कोई मैटर है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई केसेस है, तो उन सब चीज़ों का थोड़ा खुद भी एनालिसिस किया जाए। आजकल तो इतना मतलब कंटेंट इनरिच्ड है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो खुद से भी थोड़ा थोड़ा सीखा जा सकता है। यानी व्यक्ति को सूचना सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शायद अगर गलत सूचना किसी को मिली, सिर्फ सूचना नहीं, सही सूचना। ओके, सही सूचना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके। और सर कहा भी जाता है हमारे यहाँ जो आदमी अपने फील्ड का सक्सेस हो, कभी सलाह लेने की जब आपको आवश्यकता हो तो आप कभी भी सही लोगों से सलाह लें, यानी जो अपने जीवन में सक्सेस हो। और इस तरह से मैं जब वहाँ तक देखा, और फिर आपसे हम जिक्र करना चाहेंगे जो संचार और प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अभी जो हमारे सोसाइटी की जो डिस्टेंस चल रही है, जो या तो कानून अपनी बातों को पब्लिक को नहीं समझा पा रहा है या पब्लिक फिर कानून को नहीं समझ पा रहा है, मिस कम्युनिकेशन है यहाँ जी। मिस कम्युनिकेशन ये है, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जैसे मुखिया जी है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वही ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ठीक से लोगों तक सही जानकारी पहुँचा पाएँ, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो चीज़ें इतनी बद से बदतर नहीं रहेगी जितनी कि अभी है। बहुत ज़्यादा खराब मतलब स्थिति हुआ है और हो रहा है। जहाँ तक न्याय की अगर बात किया जाए तो न्याय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। न्याय मतलब जस्टिस, ये ना जी, जस्टिस के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी। आम पब्लिक को हमारे यहाँ जस्टिस मिल पा रही है। देखिए, जस्टिस मिलती है ना कि तो कोई बात ही नहीं है। जस्टिस का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत बोलना, कि जहाँ सच है उसको आप सामने आकर के बोलिए कि हाँ ये सत्य है, सत्य के साथ हमेशा खड़े रहिए।
हमारे आसपास हम बहुत लोगों को ठीक नहीं, बहुत लोगों को मान लीजिए हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर कर पाएंगे ना। हम जितने भी लोग हैं जिसको जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो वो अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हो उसको सही इन्फॉर्मेशन दें, तब जाके जस्टिस मिले। ताकि कल वो आने वाले अगर समय में किसी तरह की प्रॉब्लम से वो अगर फंसा है तो उसको सही सूचना मिल सके, ताकि वहाँ पे वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर नागरिक को मिलना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो उत्तरदायित्व का, उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे? उत्तरदायित्व क्या उत्तरदायित्व? रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन को लेके। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, हर चीज़ का एक चार्टर होता है। चार्टर जैसे बैंक में हम काम करने जाते हैं, बैंक में हम काम करवाने जाते हैं, उनकी शेड्यूल होती होगी। तो बैंक में जो भी काम हम करवाने जाते हैं, तो हर काम के लिए चार्टर, मतलब एक ही चार्टर अलग अलग भी बनाई जा सकती है। और सिंगल चार्टर में भी हर चार्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए हम बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट कितने दिन में हमको खोल देगा। बैंक एम्प्लॉय की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चार्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड होता है कि हम सिटीजन का इतने दिन के अंदर ये काम कर देंगे या हमको करना ही पड़ेगा, ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एम्प्लॉय का एक अलग अलग डिजिग्नेशन होता है, पूरा उनका जवाबदेही अलग अलग दायरों में बटा होता है। पूरा अकाउंट ओपनिंग के लिए जरूरी नहीं है जो मैनेजर आपका आके फॉर्म भरेगा, उसके लिए उसके यहाँ कर्मचारी होता है। हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, हर चीज़ का तरीका बना हुआ है। जो ही चार्टर, जैसे हम लोग इस चार्टर का मतलब ये भी एक थोड़ा समझ, जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में कहीं विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक बोर्ड लगी होती है, अलग अलग बोर्ड भी हो सकती है कि मध्याह्न भोजन में ये चीज़ें मिलेगी, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल वो कौन है, टीचर्स कौन कौन है, उसका लिस्ट होता है, वही सब चार्टर है। मतलब इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। प्रदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो संविधान का अर्थ लोगों को ये समझ में आ रहा है, जो एक ऐसी ग्रंथ जिसको आप घर में ले जा करके उनका प्रे करना, पूजा करना शुरू कर दीजिए, तो आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूजा वूजा करने से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान पूजा करने से क्या होता है? पढ़ने की चीज़ें है, संविधान महाभारत पढ़ने की चीज़ें है, रामायण पढ़ने की चीज़ें है, संविधान जीने की चीज़ें है। ओके, संविधान समझने की चीज़ है, वे ऑफ लाइफ, जीवन की एक रास्ता को दिखाता है। संविधान देखिए, संविधान का मतलब हम बताते हैं, हमारे देश में जितने भी कानून बनती हैं संविधान के दायरे में रह के बनती हैं। ओके, तो कोई सा भी लॉ बनती है, चाहे वो BNS हो, BNSS हो, या एविडेंस एक्ट हो कोई सा भी, या फिर फैमिली लॉज हो कोई, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, जितने भी एक्ट बनती हैं, या अभी मान लीजिए शराब वाला एक्ट है, जो भी एक्ट है, बहुत सारी एक्ट बनी हुई, तो सारे एक्ट संविधान के अंडर में ही बनती है। पहले संविधान है, फिर जाके नीचे लॉ आती है, लेजिस्लेटिव अपना काम करती है। तो संविधान हमारे भारत में हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान क्या लिखा है, वो कैसे बना, या क्या सोच के बना है। तो संविधान अगर सबको पता है तो फिर 90% क्या 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, संविधान के अंतर्गत ही अनुसंधान आता है क्या? अगर अनुशासन, डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन। हाँ, संविधान डिसिप्लिन के लिए ही तो बनी है ना। संविधान क्यों बनी कि मान लीजिए कि मेरा घर सिपाहीगिरी है, जो मेरे गांव का नाम है, और हमको अगर मिर्ज़ापुर में जाकर सेटल होना है, मतलब रहना है, तो मिर्ज़ापुर के लोग अगर हमको ये बोल दे कि भाई आप सिपाहीगिरी में हमेशा रहते थे, आप मिर्ज़ापुर में नहीं रह सकते हैं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि राइट टू सेटलमेंट या राइट टू मूवमेंट बोल दें, राइट टू सेटल ही आएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज कुछ करके आता है, तो इसमें आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही डिसिप्लिन है कि लोगों को कम से कम बताती है कि ये आदमी सेटल हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। आप कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम आपसे साधारण आसान शब्दों में पूछना चाहेंगे, जो लॉ का अर्थ क्या होता है, या लोग कैसे समझे जो लॉ का मतलब क्या होती है, या कितने तरह की होती है? हाँ, यही हुआ, मतलब लॉ का मतलब हुआ कि लॉ प्रोटेक्ट। आप किस तरह का लॉ पूछ रहे हैं? जुडिशरी वाले लॉ पूछ रहे हैं? मतलब जो लॉ में जिससे हमारा आम व्यक्ति तक या हर एक आदमी तक समाज का समझ पाए जो कानून का मतलब होता क्या है।
देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताया जा सकता है। एक तो पढ़ने के दृष्टिकोण से कि लॉ कैसे पढ़ें, लॉ पढ़ने का तरीका क्या है, दूसरा लॉ है क्या, ये भी तो दोनों का एक साथ मिक्स करके हम बता देते हैं। लॉ अगर आपको पढ़ना है दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक होता है BA LLB जो इंटरमीडिएट पास आउट बच्चे क्लैट के थ्रू जाते हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस, जिसमें कॉलेज को नहीं लगना होता है, काफ़ी कम फी होती है, मतलब ना के बराबर फी का कोई कंसिडर नहीं किया जाता है। एक होता है BA LLB जो इंटर के बाद होता है, क्लैट होता है, क्लैट के एग्जाम के थ्रू लोग जाते हैं। और भी स्टेट यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से लेती होगी एग्जाम, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होती है, क्लैट के थ्रू एडमिशन लेती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन CUET PG दीजिए, नहीं तो क्लैट के थ्रू उसमें भी क्लैट आई थिंक होती है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम CUET PG के थ्रू थे। CUET UG अलग होता है, PG अलग होता है, मेरा PG के थ्रू था, CUET PG के थ्रू। तो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल के हैं ना, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और भी एक दो होगी, लेकिन सबसे बड़े लेवल में इसी दोनों का हम सुने हुए हैं अपने सीनियर्स लोगों से कि DU और BHU को, मतलब ऐसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कि जज फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका रीज़न भी है, जब से DU या BHU को ले लीजिए, मेन हम DU में है तो हम DU की चर्चा कर देते हैं। भारत में जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उसमें से मतलब अधिकांश DU के ही CLC कैंपस से पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है इसलिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे होंगे। अच्छा, आपसे लास्ट तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, जो जहाँ तक आपसे जो भी हमारी बात हुई उसमें मुझे जो समझने को दिखा, जो कहीं ना कहीं अगर आप कानून व्यवस्था में आज अगर सम्मिलित हुए हैं तो उससे आम पब्लिक को ही बेनिफिट मिल रहा है, और लोगों की मुख्य रूप से यही समस्या है। विवाद तो कोई व्यक्ति है ही नहीं लगभग जो आजकल हमारा सोसाइटी में बचा हुआ है। तो यानी ये सारा मिला करके अगर टोटली बात करें तो ये जन सेवा को जोड़ा जा सकता है आपके कार्य की रुचियों से या कार्य के आधार पर। तो जन सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में जितने भी आम नागरिक है सबको जन सेवा करना चाहिए। ओके। जितने भी लोग हैं अपने हिस्सा का काम अगर हर एक आदमी कर देना ईमानदारी पूर्वक, हाँ ऑनेस्टली, जन सेवा का मतलब ही होता है ऑनेस्टली, बेईमानी उसमें चलेगा ही नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऑफेंसिव नहीं होगी। तो ये भी है, मेन है ना, हम जो अपना अनुभव किए हैं, यहाँ लोग सत्य बोल ही नहीं पाता है, जहाँ जो बोलना रहता है बोल ही नहीं पाता। सत्य को साबित करने में लंबी समय लग जा रही है, हाँ कह सकते हैं। तो ये हमारे अभी मैं आपको मिलवाया, अभी ओकेजनली वे में मिलवाया, प्रोफेशनली वे में मैं मिलवा नहीं पाया इनसे, और नेक्स्ट टाइम जब हमारी अगर प्लान बनी तो मैं आपको सेकंड पॉडकास्ट में एक कानूनी व्यवस्था को प्रॉपर वे में मतलब सीरियल तरीकों से जो हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। ओके, बाय। टाइम टू टाइम अपना एपिसोड के थ्रू हम दे देंगे जो जानकारी रहेगी। थैंक यू, समय देने के लिए धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय निकाल के दिया। ओके।